हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम क्वेस्ट। और आज आपका करंट अफेयर का फर्स्ट सेशन है मेरे साथ और हम लोग इसे बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। इन केस अगर आपको कोई न्यूज क्लियर नहीं होती है या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी मन में आती है तो वो आप बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपकी क्वेरी क्या है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म जहां पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी जहां पे आपको मेरे और भी वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। हमारा टेलीग्राम ऐप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको पूरे दिन लगातार क्विजेस मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरा कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पे उसकी हम प्राइस बता देते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का दिया है, बट आई रिकमेंड यू पर्सनली द कोर्स ऑफ 12 मंथ दैट इज कॉस्ट फॉर 6,000 रुपीज। बट अगर आप SHUBHI 10 मतलब शुभी 10 मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको यही कोर्स मिल जाएगा केवल और केवल 5400 में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक एक करके चीजों को समझिएगा क्योंकि करंट अफेयर रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। अगर एक बार आप करंट अफेयर को समझ गए तो आप इसे भूलोगे नहीं और ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। सबसे पहले कि आज 15 जून है, टुडे इज 15 जून। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है, तो आज दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। एक है आपका ग्लोबल विंड डे। विंड मतलब वायु, ठीक है, हवा की बात हो रही है। तो ग्लोबली पूरे विश्व में वायु दिवस मनाया जाता है, विश्व वायु दिवस या फिर कह लो ग्लोबल विंड डे। अब ये क्या है कि ग्लोबल विंड डे इज अ वर्ल्ड वाइड इवेंट दैट अकर्स एनुअली ऑन 15 जून एज आई टोल्ड यू। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसे विंड यूरोप और GWEC मतलब ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये दोनों मिलके इस पर्टिकुलर डे को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब विंड एनर्जी इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे जितने भी देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसका 24% जो है विंड एनर्जी वो कहां जनरेट होता है, इंडिया में। मतलब इस मामले में अगर देखा जाए तो इंडिया आपका 4th नंबर पे आता है। आगे यहाँ पे डिस्कस भी हमने किया है। अच्छा, तमिलनाडु, इंडिया के अंदर तमिलनाडु जो है वो विंड एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी अमंग इंडियन स्टेट्स। और अगर हम पूरे इंटरनेशनल बात करें तो इंडिया चौथे नंबर पे आता है। किसके बाद, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे USA है, थर्ड पे जर्मनी है और फोर्थ पे आपका कौन है, इंडिया। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। अच्छा, नेक्स्ट डे आपका क्या है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। अब ये जो वृद्धाश्रम में जो बढ़ती हुई संख्या है वृद्धों की, बुजुर्गों की, वो क्या है, वो है कि इनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की जा रही है इन्हीं की फैमिली के तरफ से। तो वही है कि जो बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। The UN General Assembly designated 15 जून as World Elder Abuse Awareness Day, as I told you, ये UN सेलिब्रेट करता है। अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट, जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया है WHO ने, 1 in 6 पीपल एज्ड ओवर 60 सफर्स फ्रॉम अब्यूज। मतलब 6 लोगों में से एक लोग जो 60 से ऊपर की उम्र के हो गए हैं वो इस चीज से सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में 141 मिलियन लोग इसके शिकार हैं। अच्छा, एक चीज और, रिसेंट स्टडी में एक बात पता चली कि कोविड-19 के दौरान बुजुर्गों के साथ ये इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको पता है कि फाइनेंशियली प्रेशर आ रहा है लोगों के ऊपर और इसका लोग उनके ऊपर उतार रहे हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा केसेस देखे गए हैं कोविड-19 के दौरान। अच्छा, एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर लेना है आपको कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, बट उसकी थीम जरूर याद करिएगा। और यहाँ पे थीम दी है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 जून 2020 वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की जो थीम थी वो क्या थी, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और एक ऑबिचुरी है सबसे पहले, दैट इज रियली सैड। आप सबको पता भी होगा दैट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत वाज फाउंड डेड
एट हिज रेजिडेंस। आपको पता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अब इस न्यूज में देखो, ये तो नहीं पूछेगा दैट सुशांत सिंह राजपूत डाइड, ही वाज एसोसिएटेड टू विच प्रोफेशन, ये कभी नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ही कॉमन है, सब जानते ही वॉज एन एक्टर। ठीक है, तो ये तो चलो ये नहीं पूछेगा। अब इनके बारे में आप कुछ चीजें जान सकते हो, लाइक इन्हें आईटीए अवार्ड वगैरह मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने अपना डेब्यू किया था पवित्र रिश्ता सीरियल से एज अ लीड हीरो, और फिर इन्होंने काई पूछी मूवी के साथ मूवीज में डेब्यू किया। तो ये आपका आ सकता है कि कौन सी उनकी पहली मूवी थी। ठीक है, 1986 को इनका जन्म हुआ था और 2020 15 जून इनकी 14 जून इनकी डेथ हुई। क्लियर है? Okay, NHAI becomes first construction sector organization to go fully digital. NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहली कंस्ट्रक्शन सेक्टर बन गया जो पूरी तरीके से डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ऑन पेपर नहीं होगा, ऑन पोर्टल होगा, यही डिजिटल है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर की नोट्स कॉपी पे बना रहे हो तो हार्डवेयर है, अगर आप पूरी डिजिटल नोट्स बना रहे हो सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो, तो क्या हो गया, आपने पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई को डिजिटलाइज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NHAI का संपूर्ण परियोजना प्रबंधन कार्य प्रवाह, द इंटायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कफ्लो ऑफ NHAI इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मैनुअल टू ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड। अभी ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा। ठीक है, जितना भी प्रोजेक्ट है NHAI का, जितने भी कंस्ट्रक्शन है, सबका प्रोजेक्शन से लेके इम्प्लीमेंटेशन, उसका लिखा पढ़ी का काम जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, वो सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहली कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंपनी है जो पूरी तरीके से क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। आई होप न्यूज आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। उद्धव टू क्विक स्टार्ट मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। जब किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उद्धव कहाँ के हैं भाई? उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के सीएम है। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक स्कीम चली है, एक मिशन कह सकते हैं चला है, जिसका नाम है मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। एक बात याद रखिएगा, मैग्नेटिक महाराष्ट्र ये पहली बार स्कीम वहां पे नहीं चल रही है, पिछली गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी मैग्नेटिक महाराष्ट्र चलाया जा चुका है। मतलब जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने मैग्नेटिक महाराष्ट्र नाम से एक मिशन चलाया था, तो इन्होंने क्या किया है, मैग्नेटिक महाराष्ट्र के आगे 2.0 ऐड कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या? तो because of COVID-19 पैंडेमिक फाइनेंशियली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सब बहुत वीक हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा केसेस है, तो फाइनेंशियली इतना वीक हो गया है वो कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए उसने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 स्टार्ट किया है। इसके अंडर में क्या होगा पता है? इसके अंडर में देश विदेश की 12 जो पैक्ट है और कंपनीज है, चाहे वो आपके इंडिया की हो चाहे वो आपकी फॉरेन की हो, वो महाराष्ट्र में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, महाराष्ट्र में निवेश करेंगे। अच्छा, ये निवेश का मतलब आई होप आप समझते हो। जैसे कि मान लीजिए यूएस की कोई कंपनी आके महाराष्ट्र में अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है, तो महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री सेटअप होगी। ठीक है, और महाराष्ट्र में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली इसी के लिए ये आपकी स्कीम उद्धव ठाकरे ने स्टार्ट की है। थोड़ी सी डिटेलिंग लेते हैं। Chief Minister Uddhav Thackeray on Monday will launch Magnetic Maharashtra 2.0 to revive the economy in post COVID-19 time. COVID-19 के समय और उसके बाद जो ये इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करने के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा, कंपनी यूएस की, चाइना की, साउथ कोरिया की, सिंगापुर की, ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आज की न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और आपको जरूर पढ़ना चाहिए, आज के द हिंदू में आपको ये इनकी तस्वीर मिल जाएगी जहां पे ये क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। द स्टेट इनवाइट्स बिजनेस लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोबल टू इन्वेस्ट इन द FDI कैपिटल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, The railway create history, successfully runs double stack container trains in electrified territory. Now it's a proud moment. आपको पता है पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि डबल डेकर क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो आपका कंटेनर है उसके ऊपर भी एक कंटेनर है। जैसे डबल डेकर बसेस चलती थी कोलकाता में, इफ यू रिमेम्बर, आप में से कोई गया हो, वैसे ही डबल डेकर ट्रेन है जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में ये चलाई गई सक्सेसफुली। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है देखते हैं।
Indian Railways created a benchmark by setting a new world history on the successful running of the first double-decker container train with a contact wire of 7.57 meter height. I like to describe the last line. ये क्या है? 7.57 मीटर की ऊंचाई से कांटेक्ट से ये क्या है? कुछ समझ में आया? पता है, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो, ऊपर आप देख रहे हो केबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन कैसे चलती है आप सबको पता ही है। तो ये जो ऊपर केबल है और डेकर की दूरी है ना, ये कितनी है? 7.57 मीटर हाइट। उसकी बात वहां पे ये कर रहे हैं। इंडियन रेलवे की बात करें तो इस समय यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तो सुरेश अंगाड़ी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। आई होप न्यूज आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अगर नहीं है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू कैन फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क एनी क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट न्यूज है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सेट टू गेट 1 ईयर एक्सटेंशन। जो अटॉर्नी जनरल थे आपके के वेणुगोपाल, उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था। कब? 30 जून। यू कैन सी द फर्स्ट लाइन, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 3 ईयर टेन्योर कम्स टू एन एंड ऑन जून 30। 3 साल का कार्यकाल होता है जो 30 जून को खत्म हो जाता। कोई और आता इनके पद पे, लेकिन इन्हीं को एक्सटेंशन दे दिया गया, मतलब फिर से यही अटॉर्नी जनरल के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। द हिंदू में न्यूज भी आई थी कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल इज ऑल सेट टू गेट अ 1 ईयर एक्सटेंशन, गवर्नमेंट सोर्सेज सेड ऑन फ्राइडे। ठीक है, 3 साल का टेन्योर उनका खत्म हो रहा था, लेकिन फिर से वो इसे मतलब कि रीअपॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मिस्टर वेणुगोपाल का अपॉइंटमेंट हुआ था 2017 में, ठीक है। और फिर उन्हें यहाँ पे मतलब 17 में होने के बाद उन्होंने जगह किसकी ली थी? एजी मुकुल रोहतगी। इन्होंने इस्तीफा दिया था, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी, पर्सनल रीजन था, तो इन्होंने इस्तीफा दिया, तब इन्होंने उनकी जगह ली के वेणुगोपाल ने। और ये 15वें अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। नाउ हियर आई हैव अ वर्क फॉर यू ऑल। आपने न्यूज तो पढ़ ली, आप सबको मुझे बताना है कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ठीक है। याद रखिए, आपका वर्क है ये, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। आपको कमेंट करना है कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बताओ, लेकिन बताना जरूर। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वसंत राइज, इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पास्ड अवे एट 100। एक और ऑबिचुरी है। ऑबिचुरी का मतलब मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि जब किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का निधन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑबिचुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे वसंत राइजी का निधन हुआ है। वो सबसे पुराने, ठीक है, क्या थे? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। अब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, और ये 3 से 4 दिन भी चलता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इनफैक्ट जो यहाँ पे बॉयज है वो जरूर जानते होंगे कि फर्स्ट क्लास सेशन क्रिकेट क्या होता है, क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत शौकीन होते हैं। सो यहाँ पे ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, ठीक है। और इनका निधन हो गया 100 साल की उम्र में। जब ये 100 साल के हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना बर्थडे मनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर और स्टीव वॉग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, ठीक है। मुंबई और बड़ौदा के बीच में जो हुआ था 1940 में। अभी देखो डोमेस्टिक हुआ ना, और पहला इनका गेम जो हुआ था वो भी इंडिया के नागपुर में 1939 में हुआ था, ये भी डोमेस्टिक था। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट क्लास क्रिकेट डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा। अभी ये पूछ सकता है, सुशांत सिंह राजपूत का प्रोफेशन नहीं पूछ सकता बिकॉज इज वेरी फेमस, बट वसंत राइजी का पूछ सकता है, ठीक है। फेमस ये भी है बट ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आईएनएस केसरी, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप केसरी, रिटर्न्स टू पोर्ट लुइस मॉरिशस टू एम्बार्क इंडियन नेवी मेडिकल टीम। आईएनएस केसरी को भेजा गया कहाँ पे? मॉरिशस में। क्यों भेजा गया?
कोविड-19 से टैकल करने के लिए सारे देश इतने मजबूत नहीं है। आपको भी पता है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है, उसे सपोर्ट की बहुत जरूरत है और इंडिया तो हेल्प करने में सबसे आगे रहता है। तो यहाँ पे इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया एक देश में। कौन सा देश? मॉरिशस में। मॉरिशस कहाँ है? अभी मैं आपको मैप के जरिए दिखाऊंगी। भारत के दक्षिण पश्चिम में मॉरिशस है, ठीक है। तो मॉरिशस देश में इन्होंने एक मिशन चलाया, मिशन सागर इसको नाम दिया। अब मिशन सागर के तहत इन्होंने आईएनएस केसरी को वहां भेजा और उसमें मेडिकल टीम भेजी जो वहां पे रिकवर करने में लोगों को हेल्प करेगी। तो इसी का नाम क्या है? मिशन सागर। इस न्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि मिशन सागर भारत ने किस देश में चलाया, या फिर मॉरिशस में कोविड-19 से लड़ने के लिए मेडिकल टीम को भेजा गया, उस मिशन का नाम क्या है। या फिर मॉरिशस के बारे में पूछ सकता है कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा पोर्ट लुइस है। तो इतनी चीजें इस न्यूज से आपको याद रखनी, इसमें से कोई भी चीज घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिया, आप देख रहे हो इंडिया के साउथ वेस्ट में रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है दैट इज मॉरिशस, ठीक है। और मॉरिशस के आप अगर लेफ्ट में देखो तो वहां पे मेडागास्कर है, इससे आप याद रख सकते हो। उसके भी लेफ्ट में जाओगे तो अफ्रीका है, राइट में आओगे तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वगैरह है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का डॉट है वो क्या है? मॉरिशस है, जहां पे इंडिया से टीम भेजी गई है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। करेंसी क्या है? मॉरिशियस रूपी वहां की करेंसी है। पृथ्वीराज सिंह रूपन वहां के प्रेसिडेंट है और प्रविंद जगन्नाथ वहां के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लॉन्च्ड आरोग्य पथ। आरोग्य पथ मतलब ऐप है, एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है। किसने लॉन्च किया है? सेंटर मतलब केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। In the wake of the COVID-19 pandemic, the center has digitally launched a web-based solution for the healthcare supply chain portal आरोग्य पथ। होगा क्या कि जितनी भी प्रॉब्लम है कि कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई आपको सप्लाई चाहिए हेल्थ रिलेटेड चीजों की, आप अगर आरोग्य पथ ऐप पे जाओगे, आप वेब पोर्टल पे जाओगे, www.आरोग्यपथ करके इसकी साइट है, आपको तुरंत वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसे बनाया किसने है, लॉन्च किसने किया है? CSIR मतलब द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसे लॉन्च किया है। इट विल प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज फॉर मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर। मतलब कि ये सबको लाभ देगा, ये मैन्युफैक्चरर्स को भी देगा, सप्लायर्स को भी देगा, कस्टमर्स को भी, सबको रियल टाइम अवेलेबल कराएगा जितने भी क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज जरूरी है। अच्छा, कल मैंने जब ये न्यूज देखी और मैंने सोचा कि अब मैं स्टूडेंट्स को ये न्यूज बताऊंगी, तो मैंने तुरंत इस पे विजिट किया। और जब इस पे विजिट कर रहे हैं आरोग्य पथ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी दिख रहा है कि प्राइमरी मेडिकल सप्लाईज चाहिए, डायग्नोस्टिक चाहिए, या फिर आपको पीपीई किट चाहिए। इस तरीके से वहां पे ऑप्शन दिख रहा है, एंड व्हाट यू वांट यू कैन सर्च दैट, ठीक है। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया कि आपको दिखाऊं कि बहुत इजी है। बस आरोग्य पथ एक ऐसा वेब पोर्टल है जहां पे आप जाओगे तो आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी फैसिलिटी मिलेगी, आपको जो भी सामान चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश टू सेट अप इन्वेस्ट यूपी। सोचिए, महाराष्ट्र मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? आरोग्य पथ, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यूपी। मतलब सारी स्कीम को दिमाग में रखिए, भूलिएगा मत। यूपी ने जो शुरू किया है उसका नाम है इन्वेस्ट यूपी। जैसे महाराष्ट्र ने इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश कराने के लिए मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 लॉन्च किया, सेम वैसे ये भी इन्वेस्ट यूपी। The UP government has set a nodal agency, Invest UP, headed by UP CM, to streamline the state's investment approval and other related procedure. अब यहाँ पे बहुत स्पेशल चीजें, इस न्यूज को समझिएगा। एक अलग से मंत्रालय होना केवल इसलिए कि जितने भी इन्वेस्टमेंट इस राज्य में होने वाले हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो और उस ज्यादा डिले ना हो, मतलब वो जल्दी से जल्दी निवेश और कार्यान्वयन हो जाए उसका, जिसे हम इंग्लिश में इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक अलग से मतलब कि एक एजेंसी, विशेष मंत्रालय बना दिया गया है और ये यूपी में पहली बार हुआ है। सो दिस न्यूज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। समझिएगा, यूपी सरकार ने राज्य की निवेश स्वीकृति और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए यूपी सीएम की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की है।
ठीक है, मतलब कि एक मंत्रालय जिसका नाम हो गया इन्वेस्ट यूपी, वहां पे केवल ये सब देखा जाएगा कि जो राज्य में है वो कैसा निवेश हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे एक लाइन पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश प्लान्स टू क्लियर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रपोजल्स इन नॉट मोर देन 15 डेज, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रपोजल वो 15 दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए उसके अप्रूवल वगैरह में, 15 दिन के अंदर अंदर अप्रूव होकर वो काम वगैरह शुरू हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं काम काज में तेजी लाने के लिए ये किया गया है और ये यूपी में पहली बार हो रहा है। अब यूपी की बात हुई है तो भाई यूपी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली वर्चुअल अदालत पहली बार यूपी में हुआ और इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को हॉट स्पॉट एरिया में कंपलसरी कर दिया है। लाइक अगर आप हॉट स्पॉट एरिया में हो तो आपको आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च अपने फोन में डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आयुष कवच ऐप किया। आयुष कवच ऐप किससे रिलेटेड था, तो अगर आपको याद हो प्रवासी जो मजदूर है उनसे रिलेटेड था। बाल श्रमिक विद्या योजना भी यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको ये उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कैजात भरूचा रीअपॉइंटेड टू HDFC बोर्ड। एक अपॉइंटमेंट है बैंक के एस्पिरेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक जो है उसमें कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कैजत भरूचा को। इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, जैसे कि आप अभी के वेणुगोपाल को रीअपॉइंट किया एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे इनको भी इस पोस्ट पे रीअपॉइंट किया गया है। The RBI has approved the reappointment of Kaizat Barucha as the executive director of HDFC Bank. अभी तक वो कामकाज जो देखते थे कैपिटल मार्केट और कमोडिटी से रिलेटेड, एग्री लेंडिंग से रिलेटेड और भी कामकाज देखते थे, फिर इन्हें इसमें रीअपॉइंट कर दिया गया। अब HDFC की बात आई है तो इस न्यूज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनका काम क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा कि किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में रिअपॉइंट किया गया। नाम याद रखना, कैजत भरूचा। कहां पर किया गया, HDFC बैंक में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। कब ये स्थापना हुई, 1994 में। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, आदित्य पुरी है। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, कोई भी चीज किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे देखते हैं, महाराष्ट्र रीनेम्ड इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, बिगेस्ट न्यूज। मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। अब मंत्रालय का नाम कहां पे बदला और किस मंत्रालय का नाम बदला, तो महाराष्ट्र ने बदला एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मतलब पर्यावरण मंत्रालय का नाम। तो महाराष्ट्र ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के क्या रख दिया, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में और क्या करते हैं ना कि पूछेगा कि क्या नाम रखा गया मिनिस्ट्री का, और इन्वायरमेंट पीछे कर देगा, क्लाइमेट चेंज आगे कर देगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देगा, या तो इसमें से कुछ निकाल देगा, और ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग बनाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, ये नाम हो गया पर्यावरण मंत्रालय का। हिंदी में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। ये विभाग को कौन अध्यक्षता करता है, कौन संभालता है, तो आदित्य ठाकरे, जिनकी पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, जो MLA है शिवसेना से, ये इस मंत्रालय को संभालते हैं। और कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जहां पे ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय है, तो गुजरात है, यूपी है, हरियाणा है। याद रखिएगा, गुजरात, यूपी, हरियाणा एंड महाराष्ट्र, जहां पे इन्वायरमेंट के लिए एक अलग से क्या है, मंत्रालय है। अगली न्यूज यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, तो टीएन का फुल फॉर्म क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु changes Coimbator's English spelling to Coimbatore. Now it's very difficult to pronunciate this word and this is the main cause कि ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं अगेंस्ट दिस एक्शन ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। उन्होंने स्पेलिंग बदल दी, नाम वही है बट स्पेलिंग इन्होंने बदल दी, जिसकी वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत टफ हो गया है। तो ये याद रखिएगा, एज पर द न्यू डिसीजन कोयम्बटूर बिकम्स कोयम्बटूर। ठीक है, अम्बटूर जो है उसका नाम हो गया अम्बाथूर, और वेल्लोर का नाम हो गया वीलूर, और माइलापुर जो था, जो चेन्नई का एक एरिया है, उसका नाम हो गया माइलापुर। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, केवल स्पेलिंग चेंज हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे नाम आपको याद रखना है कि रिसेंटली कौन से राज्य में कई जगहों के नाम की स्पेलिंग बदल दी गई, तो वो तमिलनाडु है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, चेन्नई का
इजमोर स्टेशन जो था अब उसका नाम क्या हो गया है, इजुम्बूर स्टेशन हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु इंडिया के मैप में सबसे नीचे रेड कलर में आप कलर्ड देख रहे हैं, ठीक है, वो तमिलनाडु है। कैपिटल इसकी चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर इसके ईडी पालन स्वामी है, जिन्हें एडापड़ी पालन स्वामी कहते हैं, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है SCL दास, एक पर्सन है, उनका नाम है, ये कौन है, तो ये अब एक कमिटी के हेड बन गए हैं। अब ये कमिटी किसके द्वारा बनाई गई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, किस लिए बनाई गई है, इंक्वायर द असम ऑयल वेल डिजास्टर। आप सबको पता होगा जो असम में तेल के कुएं में आग लगी, कुछ ऐसा, और वो किस तरीके से हुआ, वो बहुत हॉचपॉच टाइप का हुआ, जिसकी वजह से एक इंक्वायरी कमेटी बैठानी पड़ी। एक कुएं में आग लगी, फिर उसको ये हुआ कि इस कुएं की कैपिंग कर दी जाए ताकि गैस और ना फैले, आग और ना फैले। कैपिंग करते वक्त वो ब्लास्ट हो गया और वो आग इतनी फैल गई कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। कुछ लोग तो पानी में कूद के अपनी जान बचा ली, बट 2 फायरमैन वहां पे जल के मर गए। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा असम में अच्छी तरीके से ऑयल इंडिया लिमिटेड में जो आपदा हुई है, जो आग लगी है, उसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की उच्च समिति का गठन किया गया है। इसे कौन हेड करेगा, इसके हेड होंगे SCL दास। यही आपकी न्यूज है। The panel will be headed by Director General of Hydrocarbon DGH के, ये कौन है, डायरेक्टर जनरल है, कौन, SCL दास। और जो इनके अलावा मेंबर्स है उसमें वो BC बोरा है और TK सेन गुप्ता है। ये लोग मिलके, ये तीनों मिलके इस डिजास्टर की जांच करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार था। अब मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आपको बहुत जाना जरूरी है, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे रेड कलर में जो आप हिस्सा देख रहे हो वो क्या है, असम है। असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल है गुवाहाटी। क्लियर है भाई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एशियन चैंपियनशिप गोल्ड विनर गोमाती मरीमुथु बैंड फॉर 4 ईयर फॉर डोपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एशियन गोल्ड मेडल विनर है ये। अभी 2019 का जो एशियाई स्वर्ण पदक था, इन्होंने ही जीता था, जो इनसे अब वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया, क्योंकि उस प्रतियोगिता के दौरान इन्होंने कुछ ऐसे ड्रग का उपयोग किया जो कि बैन होता है। अच्छा, एक गेम हो रहा है जो फिजिकली है, आपका फिजिकल उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, और 5 पार्टिसिपेंट है, उन 5 में से किसी एक ने कोई एनर्जेटिक दवा खा ली, तो ये बाकी लोगों के साथ अनफेयर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप तो फिजिकल स्ट्रेंथ लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिए हो, ठीक है, और बाकी लोग नहीं लिए, तो ऑब्वियसली आप जीतोगे। तो हुआ क्या कि 2019 का जो एशियाई गेम हुआ था उसमें इन्होंने ऐसे किसी चीज का यूज किया था, जो अब जांच के बाद पता चल गया कि हाँ इन्होंने किया था डेफिनेटली, इसीलिए इनके ऊपर एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो ये सब काम करती है 4 साल का बैन लगा दिया गया। 2023 तक ये कोई गेम नहीं खेल पाएंगे, और इन्होंने पिछले 2 महीने में जो भी गेम खेले हैं, जहां भी जो पदक जीते, वो सब इनसे वापस लिया जाएगा, वो इनका अब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आई होप न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। तो इनके बारे में इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है गोमाती मारी मुर्मू। ठीक है भाई। अगला यहाँ पर देखते हैं न्यूज क्या है। सो गाइज, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप आपको हर एक न्यूज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है देन प्लीज लाइक दिस सेशन और शेयर कर दीजिए जहां भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी, और अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। और आज का होमवर्क जरूर याद रखिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो ये आज का आपका टास्क है। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।